हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीट डोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह एक मौसमी घटना है जिसमें वायुमंडल में कम दबाव वाली प्रणाली थोड़े समय के लिए गर्म हवा को रोक लेती है। दूसरा ऑप्शन है, इससे वाष्पीकरण कम होता है और बारिश के बादलों के बनने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है, जेट स्ट्रीम हीट वेव के निर्माण में भूमिका निभाती है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि 2 जेट स्ट्रीम हीट डोम के निर्माण में भूमिका निभाती है। दूसरा है, इससे वाष्पीकरण कम होता है और बारिश के बादलों के बनने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है। यह मौसम यह एक मौसमी घटना है जिसमें वायुमंडल में कम दबाव वाली प्रणाली थोड़े समय के लिए गर्म हवा को रोक लेती है। ये गलत है। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। हीट डोम एक मौसमी घटना है जहां वायुमंडल में एक उच्च दबाव वाली प्रणाली एक बर्तन के ढक्कन की तरह गर्म हवा को लंबे समय तक फंसाती है। क्योंकि गर्म हवा ऊपर नहीं उठ पाती, इसलिए आसमान जो है वो साफ हो जाता है। विपरीत परिस्थितियों में बादल बनते हैं क्योंकि ऊपर उठती गर्म हवा ठंड हो जाती है और उसमें मौजूद पानी संघनित हो जाता है। इसलिए कथन एक जो है वो सही नहीं है। उच्च दबाव प्रणाली पृथ्वी तक अधिक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने देती है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी अधिक गर्म होती है और सूखती है। इससे वाष्पीकरण जो है वो कम हो जाता है और बारिश के बादल बनने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। ठीक है। हीट डोम जितना अधिक समय तक एक स्थान पर रहेगा, प्रत्येक बीतते दिन के साथ परिस्थितियां उतनी ही गर्म होती जाती है। हीट वेव हीट डोम के कारण बनते हैं, लेकिन उनके बिना भी हीट डोम जो है वो हो सकता है। ठीक है। हीट डोम का निर्माण जेट स्ट्रीम की गतिविधि से जुड़ा हुआ है, जो तेज गति से चलने वाली हवा एक उच्च ऊंचाई वाला बैंड है, जो आमतौर पर पृथ्वी की सतह पर मौसम प्रणालियों की गति में सहायता करता है। इसलिए जो 2 3 है ऑप्शन वो सही है। आमतौर पर जेट स्ट्रीम एक लहर जैसी पर्यटन पैटर्न का अनुसरण करती है, जो उत्तर से दक्षिण और वापस उत्तर की ओर बहती है। जब ये तरंगे आकार और लंबाई में बढ़ती हैं तो धीरे धीरे चलती हैं और कभी कभी स्थिर हो जाती हैं। ऐसा तब होता है जब एक उच्च दबाव प्रणाली जगह में फंस जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हीट डोम बनता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रूस का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान है। हाल ही में एस जयशंकर को देश की यात्रा के दौरान इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तो बिल्कुल गलत है। यह उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को नहीं दिया जा सकता है। ये भी गलत है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। यह एक रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी व्याख्या देखी जाए तो रूस की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू द पोस्टल को प्राप्त किया। इसलिए कथन एक जो है सही है और कथन 2 जो है वो सही नहीं है। ठीक है। पीएम को 2019 में रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और रूसी और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला गया। यानी कि 2019 में ही इसकी घोषणा हो गई थी, जो कि रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और रूसी और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी। यह पुरस्कार रूस के असाधारण सेवाओं के लिए प्रमुख सरकारी और सार्वजनिक हस्तियों को, सैन्य नेताओं, विज्ञान, कृषि, संस्कृति, कला, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट प्रतिनिधियों को दिया जाता है। यह रूसी संघ के लिए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विदेशी राज्यों के प्रमुखों को भी प्रदान किया जाता है। इसलिए कथन 3 जो है वो सही नहीं है। ठीक है। विदेशी से राज्यों के प्रमुखों को प्रदान किया जाता है और उसमें दिया है कि नहीं किया जाता है, तो ये 3 जो है वो सही नहीं है। इसका नाम सेंट एंड्रू से आया है, जिन्हें यीशु के
प्रेरितों या 12 मूल अनुयायियों में से एक माना जाता है, इसलिए विकल्प एक जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपर सियांग परियोजना चर्चा में रही। इस बांध के निर्माण से आदि जनजाति के 300 से अधिक गांव जलमग्न हो जाएंगे। यह परियोजना किस राज्य से को समर्पित है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसकी व्याख्या देखते हैं। अपर सियांग परियोजना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में स्थित है। सियांग अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी जो है उस पर ये प्रस्तावित है, जो कि 11,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। सियांग तिब्बत में कैलाश पर्वत से के पास से निकलती है, जहां इसे त्सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाल नामचा बरवा चोटी के चारों ओर एक घोड़े की नाल के आकार का मोड़ बनाने से पहले 1000 किलोमीटर से अधिक पूर्व की ओर जाती है और सियांग के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इस परियोजना को बनने से रोकने के लिए बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनके द्वारा जो है आपको आंदोलन किया जा रहा है, और वो अपने समुदाय के बारे में चिंतित है, जो कि इस परियोजना के कारण उनका जो विस्थापन हो जाएगा। और उनका कहना है कि इससे आदि जनजाति के 300 से अधिक गांव जो हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, और जिंगकियोंग का अपर जिला सियांग जो है वो जिला मुख्यालय भी इसमें डूब जाएगा। तो विकल्प 3 जो है वो इसका सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एपोफिस शब्द चर्चा में रहा, इसका तात्पर्य क्या है? तो ये आपको एक क्षुद्र ग्रह का नाम है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा कहा गया है कि 2029 में जब क्षुद्र ग्रह अपोफिस पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा तो हमें वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। जब 2004 में अपोफिस की खोज की गई थी, यानी कि अपोफिस की खोज कब की गई थी? तो 2004 में, जब खगोलविदों ने पृथ्वी से टकराने के 2.7% जोखिम की संभावना की भविष्यवाणी की थी, तो हाल के इतिहास में किसी भी बड़े क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की सबसे अधिक संभावना है। प्रारंभिक अवलोकनों से यह संकेत मिलता है कि 2029 में ये जो घटना है वो नहीं होगी, या 36 और 2058 में 68 में पृथ्वी से टकरा सकता है। क्षुद्र ग्रह के आकार के कारण यह अपने चौड़े बिंदु पर लगभग 450 मीटर चौड़ा है। पृथ्वी से टकराने से काफी तबाही हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों ने संभावित प्रवाह की तुलना इस आपदा से की है, जिसने लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर और अधिकांश अन्य जीवों को मिटा दिया था। तो विकल्प बी जो है वो क्षुद्र ग्रह इसका आंसर हो जाएगा अपोफिस का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कामो हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोब मास्टर, सुखोई M30 MKI लड़ाकू विमान, MH-60 सीहॉक्स, T-90 टैंक, निम्नलिखित ऊपर दिए गए सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा भारत रूस समझौते का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि कामो हेलीकॉप्टर, 3 यानी कि सुखोई 30, और 5वां जो है वो T-90। जो सी ग्लोब मास्टर है वो आपको भारत ने यूएसए से लिया है, और HM-60R जो है वो आपको नेवी का जो है वो आपको शिप है, और ये भी भारत ने यूएसए से लिया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 1, 3 और 5। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत और रूस ने S-400 ट्रांसपोर्ट मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, MiG-29 लड़ाकू विमान और कामो हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए समझौते किए हैं। साथ ही T-90 टैंक, Su-30 सुखोई MKI लड़ाकू विमान, AK-203 हमला हथियार और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लाइसेंस निर्माण के लिए भी भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। एडमिरल गोर्स्को पूर्व सोवियत और रूसी पोत था, जो भारतीय नौसेना के 2 विमान वाहक पोतों में से एक INS विक्रमादित्य के रूप में कार्य करता था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये आपका MiG-29
T90 टैंक और Su-30। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगले डिस्कशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।